1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय नेहरू की गलत नीतियों के कारण भारत को मात खानी पड़ी और हमारे तमाम सैनिक शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे समय में नेहरू के सबसे करीबी एक मित्र जो कवि थे, उन्होंने नेहरू की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। नेहरू की गलत नीतियों की उन्होंने आलोचना की। जब देश पराधीन था, अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, तब उस कवि की कलम अंग्रेजों के खिलाफ चली। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लिखा, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बोलने का काम किया, साहस किया। देश आजाद हुआ तो उन्होंने सत्ता के खिलाफ बोलने का काम किया। ऐसी कलम सिर्फ राष्ट्रभक्त कवि की चल सकती है। देशभक्ति कब की चल सकती है? जो देश के लिए समर्पित हो, ऐसे कवि की चल सकती है। उनकी कलम में सही मायने में माना जाए तो सूरज की धार थी, सूरज की तरह उनकी कलम में तेज था और इसीलिए उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ साथियों, आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की यात्रा के बारे में लेके चल रहा हूँ। उनकी यात्रा में उनकी जीवन की यात्रा होगी और उनकी काव्य की यात्रा होगी। 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है। 3 साल की उम्र होती है, पिता साथ छोड़ देते हैं, इसलिए उनका बचपन जो है वो अभाव में बीतता है। इसी 3 साल की उम्र में जब पिता साथ छोड़ गए तो शायद धीरे धीरे उनके अंदर आंदोलन की बातें भरती चली गई और यही तेवर बड़े होने पर रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में दिखाई देने लगा। हालांकि 3 साल की उम्र में उनको थोड़ा सा संभलने को मौका मिला, शायद उनका रास्ता भटक सकता था, भटकाव में आ सकता था, लेकिन रामचरितमानस से जुड़कर रामधारी सिंह दिनकर ने अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर लिया। रामधारी सिंह दिनकर जी के घर में रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था। दिनकर जी उसमें बैठते थे, उनके दोहे और चौपाइयों को सुना करते थे और धीरे धीरे उसका अनुसरण करते करते, उसे आत्मसात करते करते उसी रास्ते पे, उसी ट्रैक पर चलने लगे। रामधारी सिंह दिनकर ने शायद ये सोचा कि जब एक राजा के लड़के यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इतनी दिक्कत सहन करनी पड़ सकती है, 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ सकता है, एक पल में जिंदगी बदल जाती है, यानी वलकल वस्त्र पहनकर वन की तरफ जो चले जाते हैं, तो हमारी और आपकी क्या विसात है, हमें भी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर की जिंदगी संघर्षों से भरी रही, कांटों से भरी रही। इसके बावजूद उनकी कलम रुकी नहीं, इसके बावजूद उनकी कलम की धार जो है वो कम नहीं हुई। जिस तरह से रामचरितमानस और रामायण के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, उसी प्रकार से साथियों तेज के, वीर के और जोशीले अंदाज के कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए। उसके नायक जो है दिनकर जी को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिनकर जी की यह काव्य यात्रा धीरे धीरे फिर बढ़ने लगी, काव्य में रुचि हुई, कविताएं लिखने लगे और 1928 में उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध किया। तमाम बार दिनकर जी को इसके लिए परेशानी झेलनी पड़ी, तमाम बार उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन दिनकर जी की कलम देशभक्ति की तरह, वीर सपूत की तरह रुकी नहीं, थमी नहीं, वो लगातार बोलते रहे। साथियों, देश आजाद हुआ। 1947 में भारत को आजादी मिली। एक नई किरण, एक नई सुबह, एक नया सवेरा भारत को मिला। लगा कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन सत्ता ने फिर देश को उसी पटरी पे लाने का काम किया। हालांकि दिनकर जी उस समय नेहरू के करीब आ चुके थे और इसीलिए 1952 में राज्यसभा सदस्य बने और दिनकर जी 12 साल तक इस पद पर रहे और उसके बाद नेहरू जी के साथ जो है उनका लंबा साथ रहा, लंबा वक्त रहा। इसी बीच 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। नेहरू की गलत नीतियों के कारण भारत को मात खानी पड़ती है। हमारे तमाम सैनिक जवान बेकसूर शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे समय पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर आग बबूला हो जाते हैं और नेहरू की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। जो व्यक्ति नेहरू की ही कृपा मात्र से मान लीजिए कि राज्यसभा सदस्य बना हो, उसने नेहरू की नीतियों की आलोचना की, नेहरू की गलत बातों का विरोध किया। इससे साफ पता चलता है कि दिनकर जी की कलम जो है वो देश के लिए थी, राष्ट्र के लिए थी, मातृभूमि के लिए थी, गरीबों के लिए थी, मजलूमों के लिए थी और इसीलिए उनकी कविताओं में ये सारी बातें झलकती थी। दिनकर जी ने रेणुका, हुंकार, बापू, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र,
जैसे काव्य संग्रह लिखे। लेकिन रश्मि रथी में जिस तरह से उन्होंने कर्ण को न्याय दिलाने की बात कही, जिस तरह से उन्होंने शब्दों को पिरोया, उसको सुनकर आज भी लोगों के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आज भी लोग रोमांचित हो जाते हैं। उस भाव को तराशने का काम जिस प्रकार से दिनकर जी ने किया, वास्तव में और कोई कवि नहीं कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ दिनकर जी की पैनी कलम ही लिख सकती थी, क्योंकि उसके तेवर ही ऐसे हैं। दिनकर जी की कविताओं का साहस, दिनकर जी की कविताओं का जोश और दिनकर जी की कविताएं राष्ट्र को कैसे समर्पित थी, एक बात से आपको मैं बताऊंगा। 1970 में सत्ता के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूंक दिया। रामलीला मैदान में यानी दिल्ली में उन्होंने मंच से आवाज बुलंद की और हजारों लोगों के बीच में दिनकर जी की कविता का एक लाइन उन्होंने पढ़ा और यही कविता जो है पूरे देश में धीरे धीरे चिंगारी की तरह फैलती चली गई और सत्ता के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज बुलंद हुई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने दिनकर जी की कविता की सिंहासन खाली करो जनता आती है, इसके भाव को जब पढ़ा, इसके भाव को जब मंच से कहा, तो हर हाथ खड़ा हो गया सत्ता के खिलाफ, हर व्यक्ति खड़ा हो गया सत्ता के खिलाफ और धीरे धीरे सत्ता के खिलाफ उस समय आवाज बुलंद होने लगी। ये आवाज इतनी बुलंद हुई, ये आवाज इतनी तेज हुई, 1975-76 में आते आते इंदिरा गांधी की जमीन खिसकने लगी, इंदिरा गांधी परेशान होने लगी और अंत में डर कर भयभीत होकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दी, यातनाएं लोगों को दी, लेकिन जनता शांत नहीं हुई, क्योंकि दिनकर जी की एक पंक्ति ने वो काम किया था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता ने परिवर्तन किया। जब उसके बाद चुनाव हुआ तो देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। ये भारतीय इतिहास का बदला हुआ नजरिया था। आजादी के बाद गैर कांग्रेसी सरकार ने देश में राज करने का काम किया था। दिनकर जी की इन्हीं कविताओं के कारण आज भी तमाम मंचों पर लोग बोलते हैं, राजनेता बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, दम ठोक कर बोलते हैं। कांग्रेसी की छाप पड़ने के बावजूद दिनकर जी की कविताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुलकर बोलते हैं। अभी हाल में जब वो चीन के बॉर्डर पर पहुंचे, भारतीय सैनिकों को संबल देने के लिए, भारतीय सैनिकों को साहस देने के लिए, भारतीय सैनिकों को जोश बढ़ाने के लिए, तो दिनकर जी की कविता बोली, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ऐसे देशभक्त जिनकी कविताएं सूरज की तरह तेज थी, जिनकी कविताओं में धार था, जिनकी कविताओं में पैनी थी, दिनकर जी 1974 में पहुंचते हैं चेन्नई में अपनी रश्मि रथी का पाठ करते हैं। रश्मि रथी कहते हुए उनकी तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद उनका निधन हो जाता है। दिनकर जी को यहाँ पर एक सूरज उगता हुआ दिखाई दिया था, जब साउथ में दक्षिण में यानी चेन्नई में सैकड़ों लोग उनकी कविताओं पर तालियां बजा रहे थे। रश्मि रथी के उस शब्दों को सुनकर वो अलहदादित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। तब दिनकर जी को ये पता चल गया था कि उनकी कविताओं में तेवर है। यानी पूरब की माटी का वो बेटा दक्षिण में गया जहां पर हिंदी भाषी कम थे और वहां पर भी उसने अपनी कविताओं से आनंदित कर दिया, वहां पर भी उन्होंने अपनी कविताओं से रोमांचित कर दिया। दिनकर जी की ऐसी कविता, ऐसे भाव आज भी हमारे और आपके बीच में है। एक बार महसूस करिए, एक बार दिनकर जी की कुरुक्षेत्र हो या रश्मि रथी हो, उसे पढ़ने की कोशिश करिए तो आपको दिनकर जी आपके साथ महसूस होंगे, आपके साथ दिखाई देंगे। साथियों, द न्यूज नॉन स्टॉप पे दिनकर जी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? द न्यूज नॉन स्टॉप के कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर